everyone, welcome back to my channel. Myself चैतन्य छात्रा, currently working as a nursing officer at AIIMS. ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए और फ्रेशर्स लोगों के लिए है। जस्ट 2 दिन पहले मुझे एक जूनियर ने पूछा कि दीदी मैं रिसेंट ईयर पास आउट हूँ, तो मैंने सोचा कि नॉर्सेट का प्रिपरेशन मुझे लेना चाहिए। तो मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में बार बार आ रहा है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हूँ कि मुझे कहाँ से प्रिपरेशन लेना स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि ये तो एकदम फ्रेशर्स के माइंड में फास्ट आने वाला क्वेश्चन है जो मुझे भी आया था, तो मैंने इसी टॉपिक के बेसिस में एक वीडियो बना लेती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So first of all, the understanding the exam pattern and syllabus is the most important one. कोई भी अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ले रहे हो तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न ना समझ के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वो तो डायरेक्शन लेस है ना। आपको एग्ज़ाम पैटर्न ओरिएंटेशन नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वही पता नहीं है, सब्जेक्ट ओरिएंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जस्ट पढ़ लिया तो एग्ज़ाम के टाइम में पूरा सारी चीज़ आपको नया नज़र आएगा ना। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्सेट क्या है। एंड नॉर्सेट के लिए अगर पूरा वीडियो बनाने जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नॉर्सेट क्या है थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। नॉर्सेट दैट इज द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो एम्स कंडक्ट करते हैं हर ईयर 2 बार करके, एंड वो इसके थ्रू नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूट करते हैं फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड ऑब्वियसली फॉर एम्स। सो ये नॉर्सेट जो एग्जाम है ये 2 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट इज द स्टेज 1. स्टेज 1 इज बेसिकली क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। स्टेज 1 अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो स्टेज 2 के लिए आप एलिजिबल हो। तो स्टेज 1 इज द बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड स्टेज 2 इज द मेंस एग्जाम। तो स्टेज 1 में आपको 100 मार्क्स रहता है एंड 90 मिनट्स के लिए वो एग्जाम होता है। एंड ये CBT, इस एग्जाम का मोड है CBT. सो ये जो एग्जाम है मतलब 100 मार्क्स में आपका वो जो पूरा एग्जाम पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड रहता है। हर सेक्शन 20 मार्क्स करके रहता है एंड 18 मिनट्स के लिए वो सेक्शन ईच सेक्शन ओपन होता है। मतलब आपके पास 5 सेक्शन है, 20 मिनट्स के 18 मिनट्स के लिए वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन ओपन होगा एंड उसी टाइम में आपको वो डिसीजन लेना है एंड वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना है। तो इस सिचुएशन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना है मैं वीडियो के बाद में बता रही हूँ। एंड नेक्स्ट इज द मेंस एग्जाम. मेंस एग्जाम इज कम्प्लीटली आपको यही रैंक डिसाइड करेगा। तो वो पहले वाला जो है वो क्वालिफाइंग है, मतलब स्टेज 1 में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो स्टेज 2 के लिए आप एलिजिबल हो। स्टेज 1 का नंबर कुछ भी मतलब काम नहीं आएगा स्टेज 2 में और रैंक डिसाइड होगी। और पहले वक्त बात जो मैंने बोलना भूल गया, स्टेज 1 में जो 100 मार्क्स रहता है उसमें 80 होगा नर्सिंग रिलेटेड सब्जेक्ट में, और जो 20 मार्क्स है वो जनरल GK, GI, रीजनिंग एंड कुछ बेसिक कंप्यूटर एंड इंग्लिश के क्वेश्चन रहता है। तो हो गया वो प्रीलिमिनरी के बाद। अब नेक्स्ट आते हैं मेंस में। मेंस में क्या होता है वो 160 मार्क्स का वो पूरा पेपर रहता है एंड ज़्यादातर क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन रहता है। एंड वो 160 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 180 मिनट्स के लिए पूरा पेपर है एंड उसमें 4 सेक्शन रहता है। 40 मार्क्स का 4 सेक्शन रहता है एंड हर सेक्शन 45 मिनट्स के लिए ओपन होता है। प्लीज ऐसा ही है, बस सेक्शन इसमें 4 है और वो हर सेक्शन 45 मिनट्स के लिए है। उसके बाद वो जो सेक्शन है वो दोबारा ओपन नहीं होगा। तो आपको तो थोड़ा बहुत एग्जाम ओरिएंटेशन मिल गया है ना। बेसिक सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना सही रहता है। क्यों बेसिक सब्जेक्ट से? क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से 4th ईयर जो सीक्वेंस मेंटेन रहते हैं ना वो एकदम सही पैटर्न रहता है। पहले एनाटॉमी, आप अगर पहले एनाटॉमी ना पढ़ाई करके सही से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना करके ही मेड सर्च पकड़ लिया कि मेड सर्च लेके चलो बैठ जाते, तो एनाटॉमी का वही कंसेप्ट आपको मेड सर्च में काम आएगा ना। तो इसीलिए आपको एनाटॉमी से स्टार्ट करना है, उसके बाद ही मेड सर्च में जंप करना है। तो इसीलिए बेसिक से स्टार्ट करना है। अब पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ लिया, फिर आप फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है मतलब फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग वगैरह पढ़ लिया, तो उसके बाद जो सेकेंड या थर्ड ईयर में आता है तो उसमें आ गया। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो जस्ट पढ़ लिया, आपको रीडिंग पढ़ लिया, आपको वो समझ में आ गया, छोड़ दिया नहीं, उसके अंदर क्या हो रहा है हर क्वेश्चन का। सपोज आप कार्डियोलॉजी पढ़ लो, ठीक है, तो उसमें कोई भी आंसर ऐसा है कि इसमें BP इंक्रीज होता है, आपने वो पढ़ लिया, हाँ BP इंक्रीज होता है, बस उतना ही पढ़ के छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, जो गलती मेरे भी टाइम में मेरे साथ भी ऐसे ही होते थे कि मैंने BP इंक्रीज हो गया तो वो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, बस छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। BP क्यों इंक्रीज हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सारे आपको जानना है। अगर ये सारे टॉपिक आपको क्लियर है ना तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको स्टार्ट विद द बेसिक्स से स्टार्ट करना है एंड कॉन्सेप्ट इज द चूज द राइट मटेरियल। आपको बहुत सारा मटेरियल लेकर नहीं बैठना है। 2 से 3 स्टैंडर्ड बुक इनफ रहता है। कोई भी 2 से 3 स्टैंडर्ड बुक डालो एंड प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो बस कलेक्ट कर लो, यही है ना। आप स्टैंडर्ड बुक जो मार्केट में रिसेंट अवेलेबल है वो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि आप अगर फ्रेशर्स हो तो PR यादव का थ्योरी एंड PR यादव का MCQ से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा टारगेट हाइपर
टारगेट हाई को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और प्रिया यादव एंड टारगेट हाई प्री के लिए मुझे लगता है इनफ होता है। एंड प्री अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद तो आपको क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही है ना, तो इसके लिए थोड़ा एडवांस लेवल का आपको पढ़ाई करना है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इंक्लिक्स का नॉलेज रहना है। इंक्लिक्स का जो बुक है ना वो ज़्यादातर हर क्वेश्चन क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड रहता है, तो वो पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो ये हो गया कि आपको राइट स्टडी मटेरियल चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा बुक कलेक्ट कर लिया बैठ गया पढ़ने, ऐसा नहीं करना है। मुझे लगता है एक ही बुक को बार बार रिवाइज करना अच्छा रहता है कि 10 बुक लेकर बैठ के एक ही बुक को बार बार रिवाइज करो। उसका ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादातर जितना पॉसिबल हो सके मैं बुक कलेक्ट कर लिया बस मुझे बहुत सारा अभी नॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं। इंपॉर्टेंट थिंग इज द सिंपल स्टडी प्लान। आपका जो स्टडी प्लान है वो हैफाजत नहीं रखना है, बस सिंपल बनाना है। आप फ्रेशर्स हो, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो, तो आपको पता है मेजर सब्जेक्ट क्या है, माइनर सब्जेक्ट क्या है। आप मॉर्निंग में मेजर सब्जेक्ट लेकर बैठ गए एंड इवनिंग टाइम में आप एक माइनर सब्जेक्ट लेकर बैठ गए। पूरा वीकडेज में ऐसे करके निकलने के बाद वीकेंड में आप वो जो भी पूरा वीक में पढ़ाई किया तो उसको रिविजन कर लो और उसके ऊपर मॉक टेस्ट दे। वीक के पहले ऐसा करना है, वीकेंड में ऐसा करके आपको खुद को एनालाइज करना है कि आपका कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। और वो गलती को एनालाइज करने के बाद हर गलती का और हर जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आ रहा है, रॉन्ग आंसर ज़्यादा हो रहा है, उस टॉपिक को लेकर फिर दोबारा बैठना है, दोबारा रिवाइज करना है। आपको बार बार रिविजन करके ही सही मार्क्स आएगा और रॉन्ग आंसर कम होगा। एंड मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना। अगर मॉक टेस्ट आप नहीं दे रहे हो, स्किप कर रहे हो, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना कहाँ आपका रॉन्ग आंसर हो रहा है और कौन सा टॉपिक आपका वीक टॉपिक है वो रिवाइज करना। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं कि हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि हम बहुत सारा बुक लेकर, मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारा बुक लेकर बैठ गया और रिवाइज को स्किप कर दिया कि मैं तो बहुत सारा बुक पढ़ लिया, मेरा तो बहुत सारा नॉलेज है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप एक ही स्टैंडर्ड बुक लो, वही बार बार रिवाइज करो, आपको उसमें ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर है। हम जो फ्रेशर्स लोग गलती कर लेते कि हम कोई ऐसे करते हैं कि थ्योरी को बार बार पढ़ते हैं, एमसीक्यू को स्किप कर देते हैं, और कोई ऐसे करते हैं सिर्फ एमसीक्यू लेकर बैठते हैं, थ्योरी को स्किप करते हैं। ऐसा नहीं करना है, दोनों ही बहुत ही खतरनाक चीज़ है, दोनों ही डेंजरस है। ऐसा नहीं करना है। आपको थ्योरी भी पढ़ना है और एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है, दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज द स्किपिंग द मॉक टेस्ट। जो मैं भी ऐसे करती थी कि मुझे मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो उस मॉक टेस्ट में क्या ही है, मैं थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करने से ही मेरा शायद नॉट से निकल जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, उसमें ही आपको पता चलेगा कि कहाँ रॉन्ग आंसर कहाँ आपको नेगेटिव हो रहा है, रॉन्ग आंसर क्या हो रहा है। आपको गिविंग अप टू अर्ली। कोई ऐसे कर कि यार मुझे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आ रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा तो नंबर भी बहुत कम आ रहा है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। आपको पहले माइनस में भी नंबर आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्टार्ट कर रहे हो ना, नंबर तो कम आएगा। और ये तो आपका फाइनल एग्जाम है भी नहीं, आप मॉक दे रहे हो, तो आपका ये ऐसा नहीं कि एकदम फास्ट में आपका 80% 90% मार्क्स आ जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन लेकर ही चलना कि आपका कम मार्क्स आएगा पहले, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेकिन गिव अप नहीं करना। तो इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखना है। कंसिस्टेंसी इज द की। एंड अगर आप हर दिन 2 घंटा भी पढ़ रहे हो ना तो वो इनफ होता है, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ो। वो 2 घंटा 2 से 3, 3 से 4 ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो ना तो ही ऐसा हो पाएगा। अगर आप गिव अप कर रहे हो तो समझ में आ ही गया है ना। तो लास्ट जो मैंने बात बोला ना कि डोंट गिव अप नहीं करना है। आपको हर टाइम खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि ये प्रिपरेशन फेज में आपको बहुत बार ऐसे लगेगा कि मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे से कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इतना सारा लोग दे रहा है, इतना सारा कैंडिडेट है, उसको तो नहीं हो पाएगा। आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि इतना सारा लोगों का रैंक भी तो आ रहा है ना, जो टॉपर नहीं है, सारे लोग टॉपर नहीं होता है। तो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी एंड मुझे भी कॉलेज लाइफ में बहुत बार बोला गया था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन बिलीव इन योरसेल्फ, अगर आप खुद बिलीव करते हो ना तो ही आपको हो पाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके हर दिन आपको मेहनत करना है, वो हर दिन मेहनत ही कंसिस्टेंसी वो ही मेंटेन करना है। तो ये वीडियो इतना तक ही है। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो बाय।